Hello friends, welcome to the channel English 360. I am Dheeraj Garg and today we are going to do letter writing. So in letter writing we are going to study formal letter writing and especially letters to the editor. So we'll start our discussion now. So first of all I'll tell you the definition of letter. A letter is a written message that can be handwritten or printed on paper, usually sent to the recipient via mail or post in an envelope. सो लेटर क्या होता है? एक रिटन मैसेज होता है जो कि या तो हैंड रिटन हो सकता है या पेपर पे प्रिंटेड हो सकता है और एक रिसिपिएंट को भेजा जाता है सेंडर के द्वारा, वो मेल या पोस्ट के जरिए. एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट सिनेरियो इज दैट ईमेल्स, text and social media have made letter writing a thing of past. Though earlier people used to write letter in a lot of situations, but these days this era is the era of social media, emails and texts. So जो letter writing है वो अब इतना यूज़ में नहीं होता है, बट इन इनफॉर्मल सिचुएशंस, इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन स्टिल कम्युनिकेशन हैपन्स थ्रू लेटर्स. तो आज भी अगर हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात करें, जहाँ पे ऑफिसेज में लेटर्स भेजे जाते हैं, जहाँ पे फॉर्मल रूल्स ऑब्जर्व होते हैं, वहाँ आज भी लेटर राइटिंग का प्रचलन है, आप ये कह सकते हैं. सो देखिएगा आगे टाइप्स ऑफ लेटर्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल लेटर्स. तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे क्या रहता है कि हम अपने अगर हम बात करें कि अपनी हम ड्रेस की बात करें तो हम ओकेजन्स के अकॉर्डिंग पहनते हैं. सपोज इफ़ वी हैव टू अपेयर फॉर एन इंटरव्यू, देन वी हैव टू वेयर द क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि हमें सूट्स वगैरह पहनने पड़ते हैं इंटरव्यू के टाइम. और इफ़ वी टॉक ऑफ इनफॉर्मल सिचुएशन, सपोज इफ़ वी हैपन टू विजिट to some party or any other situation, then in that case we wear casual clothes. तो जिस तरीके से हमारे क्लोथ्स फॉर्मल और इनफॉर्मल या कैजुअल हो सकते हैं, उसी तरीके से लेटर्स भी क्या होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकते हैं. किस तरीके से? देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स में ये फ़र्क होता है कि फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो एक फॉर्मल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं. एक स्टिपुलेटेड फॉर्मेट होता है, उनका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है कि इस फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे और ये ऑफिशियल पर्पजेज से लिखे जाते हैं. एंड एज फार एज इनफॉर्मल लेटर्स आर कंसर्न, दीज आर रिटन इन अ फ्रेंडली मैनर टू समवन यू आर फैमिलियर विद. तो देखिए फॉर्मल लेटर्स तो अगर मैं किसी अपने बॉस को लिखता हूँ या फिर मैं किसी ऑफिशियल को लिखता हूँ, इवन इफ आई राइट टू द एडिटर ऑफ न्यूज़ पेपर, आई बी राइटिंग फॉर्मल लेटर्स. बट इफ आई राइट टू माई फ्रेंड, टू माई फैमिली मेम्बर्स और टू सम acquaintance ऑफ माइन, देन इन दैट केस आई बी राइटिंग इनफॉर्मल लेटर्स. तो देखिए फॉर्मल लेटर्स में आपको फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है और इनफॉर्मल लेटर्स में आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है. इंग्लिश भी क्या होता है, इंग्लिश का यूज़ भी आप चॉइस ऑफ वर्ड्स भी इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस पर्सन से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो आई टेल यू दैट लेटर ऑन कि फॉर्मल वर्ड्स क्या होते हैं, इनफॉर्मल वर्ड्स क्या होते हैं. आप इतना समझ लीजिएगा कि जिस तरीके से हम फॉर्मल या इनफॉर्मल सिचुएशन की बात कर सकते हैं, उसी तरह लैंग्वेज के जो वर्ड्स है वो भी ऐसे डिसाइड किए गए हैं कि फॉर्मल सिचुएशन में आप कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे एंड इनफॉर्मल में उसका कौन सा इक्विवेलेंट यूज़ करेंगे. फॉर्मल लेटर्स आर इम्पर्सनल कम्युनिकेशन. देखिए इनमें कोई पर्सनल टच नहीं आता. जैसे हम किसी अपने से बात कर रहे हैं, इस तरह से इसमें एक कम्युनिकेशन नहीं होता. दिस इज प्योरली इम्पर्सनल. एंड इनफॉर्मल लेटर्स आर पर्सनल कम्युनिकेशन. इसमें एक पर्सनल कम्युनिकेशन होता है. मैं मेरे फ्रेंड को लिख रहा हूँ, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस विल बी देयर. जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कोई भी पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हैं. बट इन फॉर्मल लेटर्स मोस्टली थर्ड पर्सन इज यूज्ड या फिर फर्स्ट पर्सन आप बिजनेस लेटर्स में यूज़ कर सकते हैं. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दीज आर रिटन टू बिजनेस कॉलेज, institute, employers or organizations, and informal letters are written to friends, family members and acquaintances. अब देखिएगा जो फॉर्मल लेटर्स हैं, जैसे आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि लेटर्स रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पजेज, जो ऑफिशियल पर्पज से लिखे जाते हैं, जहाँ पे फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, एक फॉर्मल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना पड़ता है, तो वो लेटर्स फॉर्मल लेटर्स होते हैं. वो किसको लिखे जाते हैं? एडिटर्स को, ऑफिशियल्स को या क्लाइंट्स को. बिजनेस लेटर्स भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं और लैंग्वेज उनकी अगेन आई टेल यू फॉर्मल लैंग्वेज रहती है. देखिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कुछ खास बातें होती है फॉर्मल लेटर्स की जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है उनको लिखते टाइम. तो क्या वो बातें हैं? फर्स्टली फॉर्मल एंड इम्पर्सनल टोन एंड स्टाइल. देखिए आपका जो लिखने का टोन है, चॉइस ऑफ वर्ड्स, वोकेबलरी जो आप यूज़ करते हैं, जिस तरह का आप एक्सप्रेशन एंड फ्रेजेस यूज़ करते हैं लेटर राइटिंग में, वो आपके फॉर्मल होने चाहिए और उनसे एक इम्पर्सनल टोन झलकनी चाहिए. उसमें कुछ भी ऐसा ना आए कि आप जैसे किसी अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, इस तरह की आपको लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है. सो फॉर्मल लैंग्वेज एंड एटिकेट्स आपको ऑब्जर्व करने पड़ते हैं. एटिकेट्स का मतलब मैनर्स आप ये कह सकते हैं कि किस तरीके से हमें एक लेटर की ओपनिंग करनी है, किस तरीके से उसे क्लोज करना है, फॉर्मेलिटीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ती है.
Then is no personal pronouns. When we write formal letters we do not use any personal pronouns, क्योंकि उसमें एक थोड़ा सा पर्सनल लेटर का टच आ जाता है, इनफॉर्मल लेटर का टच आता है, तो हम पर्सनल प्रोनाउंस को मोस्टली अवॉइड करते हैं. देन देर इज नो कॉन्ट्रैक्शंस. तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मल लेटर्स में वी यूज फॉर्मल लैंग्वेज, एंड इन फॉर्मल लैंग्वेज देर इज नो यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस. कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब जो हम जैसे हैव नॉट को हैवंट कह देते हैं, कैन नॉट को कांट कह देते हैं, तो ये सब चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते. देन इज यूज ऑफ पैसिव वॉइस फॉर्मल लिंकर्स. देखिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्टिव वॉइस वी यूज़ पैसिव वॉइस. मान लीजिए अगर मैं ये कहूँ कि बिजनेस लेटर में लिख रहा हूँ कि वी विल सेंड यू द गुड्स, की बजाय मैं ये कहना चाहूँगा, ये कहना प्रेफर करूँगा फॉर्मल लेटर्स में कि द गुड्स विल बी सेंड टू यू, द गुड्स विल बी डिलीवर्ड टू यू. ओके, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस का ज़्यादा आप ये कह सकते हैं यूज़ रहता है फॉर्मल लेटर्स में. फॉर्मल लिंकर्स हम यूज़ करते हैं जैसे नेवरदलेस, देयरफॉर. ओके, सो दिस काइंड ऑफ लिंकर्स आर यूज्ड. देन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज एंड नॉन कोलोक्वियल. देखिए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज इसमें यूज़ करते हैं. ओके, एज फार एज फॉर्मल लेटर्स आर कंसर्न वी शुड यूज मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज हियर. कॉम्प्लेक्स आपको पता है जिनके स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा यू कैन से कॉम्प्लेक्स रहता हो, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज होते हैं. जैसे क्लोजेज में हमने पढ़े हैं कि जहाँ पे मोर देन वन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, तो दोज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज. एंड नॉन कोलोक्वियल. कोलोक्वियल वर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे हम बॉयज़ के लिए कह सकते हैं चैप्स, फादर के लिए डैड वगैरह. सो इस तरह के कोलोक्वियल वर्ड्स हम यूज़ नहीं करते फॉर्मल लेटर राइटिंग में, बिकॉज देयर इज यूज ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज देयर. देन इज नो अब्रिविएशंस. So while writing formal letters we should keep this thing in mind that we do not have to use any abbreviations. We are not supposed to be using any abbreviations there. Abbreviations हम किसी भी फॉर्म में यूज़ नहीं करते वहाँ पे. And then no phrasal verbs and idioms. So we avoid using phrasal verbs and idioms also as far as formal letter writings are concerned. अब देखिए कुछ मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश में भी क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स फॉर्मल होते हैं, कुछ इनफॉर्मल माने जाते हैं. तो देयर आर सम वर्ड्स गिवन हियर. तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे होल है, इसका मतलब भी पूरा होता है, एंटायर का मतलब भी पूरा होता है, बट एंटायर इज फॉर्मल वर्ड, होल इज इनफॉर्मल. देन देयर आर मैनी सच वर्ड्स लाइक क्लोथ्स इज इनफॉर्मल, गारमेंट इज फॉर्मल, देन थैंक्स इज इनफॉर्मल, ग्रेटिट्यूड इज फॉर्मल. ओके, and let me tell you some more words here. Tired is informal, exhausted is formal, and then danger is informal, peril is formal. Okay, and keep, preserve, then and keep, retain. So there are and the list goes on. There are many such words, so you should try to have knowledge of these words also, that which words are formal and which are informal, so that you can use only formal words in your formal letter writing. नाउ इफ़ आई टॉक ऑफ कोलोक्वियल वर्ड्स. देखिए कोलोक्वियल मैंने आपको बताया था कि आपको कोलोक्वियल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी. कुछ स्लैंग्स कह सकते हो या कुछ इनफॉर्मल सिनेरियो में हम जो यूज़ करते हैं जैसे उनको हम कोलोक्वियल वर्ड्स कहते हैं. जैसे किड हम कह देते हैं बच्चों के लिए, बट किड इज़ नॉट प्रॉपर वर्ड टू बी यूज इन फॉर्मल राइटिंग. दिस इज़ ए कोलोक्वियल वर्ड. ओके, एंड देखिए अगर इसका मैं न्यूट्रल बात करूँ जो कि सेमी फॉर्मल है, तो वो चाइल्ड हो जाएगा या लिटरेरी इन्फेंट हो जाता है इसका. अगर मैं फॉर्मल वर्ड की बात करूँ, डैडी जो है वो कोलोक्वियल है, फादर और पेरेंट जो है इसके न्यूट्रल एंड लिटरेरी काउंटर पार्ट्स हैं. चैप हम किसी पर्सन के लिए कह देते हैं, फेलो न्यूट्रल हो जाएगा इसका, और एसोसिएट जो है उसको हम ज़्यादा फॉर्मल टोन में उसे कह देते हैं. गो ऑन कह देते हैं किसी बात को जारी रखने के लिए. अगर मैं उसको सेमी फॉर्मल वर्ड की बात करूँ, डैट बिकम्स कंटिन्यू, और अगर मैं ज़्यादा फॉर्मल की बात करूँ तो वो प्रोसीड बन जाता है. इसी तरह टीनेजर को बॉय या गर्ल या यूथ या मैरिड कहा दिया जाता है. एंड मेक अ मूव, कोई काम स्टार्ट करने को हम कोलोक्वियल में तो कहते हैं मेक अ मूव, and neutral may begin, and in formal language we say commence. So you should keep these things also in mind, that you are not supposed to use colloquial language in your formal letter writing. These are some of the phrases which are used for writing a formal letter. So we'll discuss these later on. तो कुछ मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जैसे हम डियर वर्ड यूज़ करते हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग में, डियर सर और मैडम. इफ़ वी डू नॉट नो द पर्सन, एंड इफ़ वी नो द पर्सन देन वी कैन से डियर मिस्टर और डियर मिसेज और मिस, अगर हम पर्सन का नाम जानते हैं उसके बाद हम उनका नेम लिख सकते हैं. एंड बिगनिंग्स में देखिए कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं कि अगर हम स्टार्ट कैसे करें, तो आप इनसे गो थ्रू कर लीजिएगा. लाइक विद रेफरेंस टू आवर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन येस्टरडे, तो हम स्टार्ट कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि कल हमारी जो टेलीफोन पे बातचीत हुई थी उसके रिगार्ड में मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, या थैंक यू फॉर योर ईमेल रिगार्डिंग. ओके, एंड देन मेकिंग अ रिक्वेस्ट, आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू कुड, आई वुड बी मोस्ट ग्रेटफुल इफ़ यू वुड. सो दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन मेकिंग अ रिक्वेस्ट. So there are many such expressions given here.
एंड सो यू विल गो थ्रू दिस एक्सप्रेशंस एंड साइनिंग ऑफ। देखिए जब मैं लेटर क्लोज मेरा क्लोजिंग इसमें कमेंट्स क्या रहते हैं लेटर में, और या फिर आप ये कह सकते हो कि साइन ऑफ कैसे करता हूँ लेटर में। तो अगर मैंने लिखा है डियर सर या मैडम मैंने लिखा है, तो मैं उसमें लिखूंगा योर्स फेथफुली। एंड इफ आई हैव रिटन डियर मिस्टर एंड देन नेम ऑफ दैट पर्सन, देन आई से योर्स सिंसियरली। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए क्या है, फॉर्मेट आपको बताने वाला हूँ मैं फॉर्मल लेटर का। सो फॉर्मल लेटर हैज़ अ डेफिनेट फॉर्मेट विच यू हैव टू फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर यू विल हैव टू राइट सेंडर्स एड्रेस। देखिए सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, वो इकट्ठा आएगा, उसमें कोई भी आपको पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं करना है। दैट इज़ फॉलोड बाय डेट। आफ्टर लीविंग वन लाइन यू विल हैव टू राइट डेट, एंड देयर आर सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स फॉर डेट ऑल्सो। आप या तो लिख सकते हैं, suppose if I talk of today, then I can say 31st May 2020, okay, or I can say May 31, 2020, okay. Then after leaving again one more line, I'll write receiver's address without using the word to here, okay. जिसको भी मैं लेटर लिख रहा हूँ उसका मैं एड्रेस यहाँ पे लिखूंगा, फॉलोड बाय सैल्यूटेशन। तो देखिए फॉर्मल लेटर्स में जैसा मैंने आपको बताया कि हम डियर वर्ड यूज़ करते हैं, तो डियर सर और मैडम, और या फिर डियर मिस्टर, वट एवर द नेम ऑफ दैट पर्सन इज, इफ वी नो दैट पर्सन। सैल्यूटेशन इज फॉलोड बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 5-6 वर्ड्स, एंड यू शुड बी एबल टू से वट योर लेटर इज ऑल अबाउट in this subject, and it should be underlined and it should be bold. सब्जेक्ट के बाद जो होता है आपका बॉडी ऑफ द लेटर होता है, एंड इट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू, इट इज़ द यू कैन से सोल ऑफ द लेटर, एंड इट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स। पैराग्राफ 1 जो है वो इंट्रोडक्शन बताएगा, पैराग्राफ 2 में यू विल डेवलप दैट टॉपिक, ओके, एंड इन पैराग्राफ 3 यू विल गिव कंक्लूजन। So body is really important as far as letter writing is concerned, and you need to divide the body of the letter in certain paragraphs. Students, paragraph बनाना ज़रूरी है, it will give your letter a more organized look, okay, and because there are marks for coherence and cohesion also, so it is really important for you. Then thereafter we have complimentary clause, जहाँ पे हम लिखते हैं कि yours faithfully, yours sincerely। आपको बताया है कि if we do not know that person, if we have written dear sir or madam, then we write dear yours faithfully, okay, and if we know that person, then we can write dear yours sincerely. And there are other ways also, yours truly we can also say. Complimentary clause is followed by signature of that person, then that person's name in block letters, and finally the designation of that person, what position he enjoys in that company, if that is a business letter. So you can also write marketing manager, sales manager, etc. if that happens to be a business letter. Next is an example of letter writing. Write a letter to the editor of a national daily about the problem of dash. You are Arjun Anisha of 45 Mayur Vihar, New Delhi. So students, I have taken an example here, and this example is related to a letter to the editor, and this is about some problem, because most of the letters written to the editor are related to some sort of problem. तो इसका एक मैं आपको एक्सप्रेशंस बताने वाला हूँ कि किस तरह के एक्सप्रेशंस आप यूज़ कर सकते हैं कॉमन है, अगर आप एक एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, एंड इफ दैट इज रिलेटेड टू सम प्रॉब्लम विच मोस्ट ऑफ द लेटर्स टू द एडिटर आर, सो व्हाट आर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस यू मस्ट यूज इन योर लेटर टू मेक इट लुक मोर इम्प्रेसिव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर्स एड्रेस इज रिटन हियर. एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ 45 मयूर विहार न्यू दिल्ली, तो मैंने अपर लेफ्ट कॉर्नर में लिख दिया 45 मयूर विहार न्यू दिल्ली विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क एज यू कैन सी. देन डेट. सो डेट के जो परमिसिबल फॉर्मेट्स मैंने आपको बताया कि 31 मई 2020 और मई 31 2020. मैंने यहाँ पे 31 और 2020 के बीच में कॉमा इसलिए लगाया बिकॉज दीज आर टू न्यूमरल्स. सो टू सेपरेट दिस टू न्यूमरल्स आई हैव पुट अ कॉमा हियर, अदरवाइज वी डू नॉट यूज एनी कॉमा. आफ्टर लिविंग वन लाइन वी राइट रिसीवर्स एड्रेस. मैंने लिखा है द एडिटर द हिंदू न्यू दिल्ली. देखिए इन्होंने लेटर में लिखा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली. तो नेशनल डेली मीन्स एनी न्यूज़पेपर विच इज़ पब्लिश्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑन डेली बेसिस. तो मैंने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का नेम लिख दिया. मैनी स्टूडेंट्स डू द मिस्टेक ऑफ राइटिंग द सेम वर्ड नेशनल डेली. इंस्टेड ऑफ राइटिंग नेशनल डेली यू शुड राइट द नेम ऑफ एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर हियर. इसके बाद है डियर सर, मैंने यहाँ पे लिखा है. एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट. इफ दैट लेटर इज related to some sort of problem, then I'll say a problem of dash or nuisance caused by dash, and I'll underline it and I'll make it bold. इसके बाद मैं आपको कुछ एक्सप्रेशंस बताने वाला हूँ जो आपको लेटर टू द एडिटर में हर एक लेटर में काम आ जाएंगे. तो देखिए आप स्टार्टिंग कुछ ऐसे कीजिएगा. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम डेली और न्यूज़पेपर, यू कैन से ईदर डेली और न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू हाईलाइट द बर्निंग इशू ऑफ
आप ये कह सकते हैं कि आपका जो एस्टीम्ड न्यूज़पेपर है इसके कॉलम्स के जरिए मैं क्या करना चाहता हूँ, जो आज का जो बर्निंग इशू है उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। ओके, या फिर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़ एंड मासेस टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, या आपके न्यूज़पेपर के जरिए मैं क्या करना चाहूँगा, अथॉरिटीज़ जो है, जो गवर्नमेंट है या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ कंसर्न है, या मासेस का मतलब जो आम लोग है, जनता है, उनका ध्यान मैं इस प्रॉब्लम की ओर दिलाना चाहता हूँ। या फिर आई वुड लाइक टू रेज द इशू ऑफ, देखिए मैंने स्लैश लगा के लिखे हैं, ये इनमें से आप कोई भी अप्रोप्रिएट फ्रेज या एक्सप्रेशन आप पिक कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू रेज द इशू ऑफ, कि मैं ये मुद्दा उठाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू वॉइस माई ग्रेव कंसर्न अबाउट, इसका मतलब होगा कि मैं मेरी जो गहरी चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ, आवाज़ उठाना चाहता हूँ इस मुद्दे के लिए। So students, it is not necessary that you should start your letter with these lines only. Actually, these are cliche also. You can say commonly used expression की ये line हमने काफ़ी बार देखी होगी कि through the columns of your esteemed daily or newspaper, you can start writing your letter with the, by giving your information that I am writing this letter to. With this expression also you can start writing your letter. Yeah, or you can say that I am a resident of such and such area and I am writing this letter to inform you, to confirm, to whatever you want to write about, आप वो चीज़ लिख सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप थ्रू द कॉलम से यूज़ करेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू some expressions here कि आप ये लिख सकते हैं। आफ्टर दैट देर इज़, जैसे मैंने आपको बोला, ये लिखा जा सकता है कि आई एम रेजिडेंट ऑफ डैश एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज टुवर्ड्स द, कि मैं ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ कि अथॉरिटीज़ का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूँ। आफ्टर दैट यू विल मूव टू द सेकंड पैराग्राफ आफ्टर डिफाइनिंग योर प्रॉब्लम इन द फर्स्ट वन। तो सेकंड पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि इट इज़ अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न, कि गहरी चिंता का विषय, या इट इज़ अ पिटी डैट, ये काफ़ी दयनीय बात है, दैट आई मीन वट एवर द सिचुएशन इज, आप उसको लिख सकते हैं आगे कि जो भी प्रॉब्लम है। एंड आफ्टर दैट यू कैन से न्यूज़पेपर्स आर फुल ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ सच अकरेंसेज एवरी डे। कहते हैं कि न्यूज़पेपर्स में दिन ब दिन ये खबरें आई रहती है, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम चल रही है। अगर ये रेलिवेंट है तो आप इस एक्सप्रेशन को भी ऐड कर सकते हैं, इस लाइन को भी। हियर यू विल मेंशन 2 or 3 प्रॉब्लम्स, स्पेसिफिक टू वट एवर टॉपिक इज़ गिवन टू यू। तो उससे रेलिवेंट जो है आप इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आप मेंशन करेंगे, और उनसे क्या रेपरकशंस, क्या उनके नेगेटिव आउटकम्स हो रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। आफ्टर दैट दिस हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल एंड इज बिकमिंग द बिगेस्ट न्यूइसेंस टू द रेजिडेंट्स और सिटीजन्स। तो कहता है कि ये हालात तो अब नए नॉर्मल बन रहे हैं। नए नॉर्मल बनने का मतलब क्या, सपोज कीजिए कि पहले के टाइम में अगर मैं चोरी से रिलेटेड कुछ लिख रहा हूँ कि चैन स्नैचिंग से रिलेटेड कोई इंसिडेंट है, तो चैन स्नैचिंग पहले कभी कभार हुआ करती थी तो वो एक बड़ी बात थी, लेकिन आजकल तो इतनी ज़्यादा होने लगी कि नॉर्मल सी बात लगने लगी है। ओके, सो इस सेंस में मैंने यूज़ किया है। एंड आफ्टर दैट एंड इज बिकमिंग द बिगेस्ट न्यूसेंस टू द रेजिडेंट्स, और ये बड़ी मुसीबत बन गया है यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए या सिटीजन्स के लिए। इट पोजेज अ सीरियस थ्रेट टू, और ये एक बहुत बड़ा खतरा बन गया, जिसके लिए बन गया, मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ, आप उसमें वो फिल कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन लाइन्स। आफ्टर दैट द मैटर हैज़ बीन टेकन अप विद द अथॉरिटीज़ मैनी टाइम बट द प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स अनरिजॉल्व, कि जो मुद्दा है अथॉरिटीज़ के पास कई बार ले जाया गया है, कई बार इस मुद्दे को उठाया गया है, बट लेकिन आज भी प्रॉब्लम जो है वो अनरिजॉल्व है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। रादर इट इज़ वर्सनिंग विद ईच पासिंग डे। इफ द प्रॉब्लम इज वर्सनिंग देन यू कैन ऐड दिस लाइन ऑल्सो, कि हर एक बीतते हुए दिन के साथ ये प्रॉब्लम और ज़्यादा खराब, हालात ख़राब होते जा रहे हैं। आफ्टर दैट if you want to give some suggestions you can add these expressions, कि dash should not be done at the cost of dash। suppose if I talk of rash driving, कि rash driving should not be done at the cost of life, मैं ऐसे कह सकता हूँ। if or I can say all should come forward and lend their support in terms of, suppose if I talk of cleanliness and hygiene, तो मैं लोगों की भी बात कर सकता हूँ कि all should come forward and lend their support in terms of, या फिर मैं कह सकता हूँ कि people should be made aware if people are not aware about any problem। तो इस तरह की बातें मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। then last one is I appeal to the authorities to take immediate remedial action to address this issue, कि मैं अथॉरिटी से अपील करता हूँ कि आप एक कोई रेमीडियल एक्शन लीजिए तुरंत, जो इस मुद्दे को आप सोल्व कर सकें। एंड इट इज़ हाई टाइम दैट द अथॉरिटीज कंसर्न टू कॉग्निजेंस ऑफ द सिचुएशन एंड डेल्ट विद इट स्टर्नली। और ये सही मौका है कि जो अथॉरिटीज़ है, इस कंसर्न अथॉरिटीज़ कंसर्न का मतलब जो भी अथॉरिटीज़ इसके लिए जिम्मेवार है, वो इस हालात का जायज़ा लें, इस मैटर को भांपें और इससे सख्ती से निपटें। तो देखिए हाई टाइम के बाद हम जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, आगे सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, और कंसर्न अथॉरिटीज़ के बजाय आप अथॉरिटीज़ कंसर्न कहिएगा, तो ये फ्रेजेस इस तरह से चलते हैं। एंड देयर आफ्टर पुनिटिव एक्शन टू रेमेडी द सिचुएशन इज मोस्ट वेलकम। कहते हैं कि अगर किसी का पनिशमेंट भी देनी पड़े इस सिचुएशन का हल करने के लिए, तो वो भी क्या है, उसका भी स्वागत किया जाएगा। सो सम सिचुएशंस डिमांड पुनिटिव एक्शन ऑल्सो, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सो एट लास्ट यू विल राइट थैंक यू और थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। आप अकेला थैंकिंग यू नहीं लिखेंगे, थैंकिंग यू लिखेंगे तो उसके बाद इन एंटिसिपेशन जरूर लिखेंगे, और थैंक यू इज सफिशिएंट। After that you will write yours truly, yours sincerely, yours faithfully, it is up to you. And depending on yours truly or sincerely, you can write here, then you will put your signature and the name in block letters, and at last you can
write your designation, and in this case you can write concerned citizen also. Okay, because you are an aware citizen and you are concerned about any problem, then you can write that particular word here. So now this letter is solved here. The problem of stray dogs, I have taken an example. So as you can see that I have tried to use these lines here also, and you can go through this letter, that how I have formed this letter because of those lines given there. So on the basis of these expressions you can form a letter to the editor if that letter is related to any sort of problem. So these are again some of the expressions for writing formal और informal letters. तो आप इसमें जैसे देख सकते हैं कि कुछ differences है. So this is formal writing and this is informal writing. So thank you for watching this video, and if you like this video, then please do subscribe the channel. Thank you.